Thanks for tuning into The Exceptionals. It's an attempt by Nuama Private and NDTV Profit to get into the minds of exceptional business leaders to try and understand what is it that they are thinking when they are building a business and how is it that they are building a business for the future. We are at arguably the largest hygiene facility in all of India. Yes, we are at the facility of Pan Healthcare in Rajkot, and it's a truly exceptional facility, and we are going to be in conversation with a truly exceptional leader, somebody who at a young age of 25 or 30 conceived this idea and has made it into a behemoth that it is today. Chirag, thank you so much for having us here. Welcome to Pan Health. Pan family is welcoming you. Thank you. No, it's been a great experience thus far, seeing your facility. But just one quick thing. You thought of this. आपने ये बहुत ही young age में सोच लिया कि आप इस business को global बनाओगे और इतना बड़ा बनाओगे. इतना जल्दी कैसे सोचा? सर, सोचने के लिए कुछ विचार नहीं चाहिए. हाँ. जब आप बिजनेस परिवार में एक जन्म लेते हो और पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी के अंदर आप बिजनेस के सराउंडिंग रहते हो, तब बड़ा सोचने का मौका मिलता है. और वही बड़ी सोच के साथ 2017 में हमने ये हाइजीन फैसिलिटी शुरू की थी. जब शुरू की थी तब डायपर का डी मालूम नहीं था. और 2025 में ये विज़न रखा था कि हम 1 करोड़ पीस हर रोज़ के बनाएंगे और इंडिया की सबसे बड़ी हाइजीन फैसिलिटी प्रस्थापित करेंगे. और वो 2025 में आप यहाँ पे आए हैं 2026 में, और वही फैसिलिटी पे ऊपर आप आज खड़े हैं. मैं आपको और एक बार पान हेल्थ की टीम की ओर से और पान हेल्थ परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ. थैंक यू. और यहाँ पे वेलकम. थैंक यू. नो, लेट्स गो इनसाइड और आपकी ये बिजनेस जर्नी समझना चाहूँगा आपसे, प्लीज़. So Chirag, lovely seeing the facility, one of India's largest facility, if I'm not wrong, in the hygiene space, right? So kudos के आपने ये राजकोट में ये इतना काम कर दिया और इतने छोटे समय में कर दिया. तो लेकिन as I understood when I came here, कि Pan Group is not just about Pan Healthcare or Pan Hygiene. It's a diversified group with a lot of businesses. तो अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी को या ग्रोथ स्टोरी को नरेट करें तो कैसे करेंगे? 2017 में पान हेल्थ केयर एस्टैब्लिश किया और चंद सालों में इतना बड़ा बना दिया, या आप शुरू से इसको क्रेडिट करते हैं कि ग्रुप की छत्र छांव में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ करने का मौका मिला? हमेशा कुछ भी हम काम करते हैं तो परिवार को आगे रख के काम करते हैं. ओके. तो क्रेडिट कभी इंडिविजुअल आदमी को नहीं जाती है, अब परिवार को ही जाती है. परिवार है तो परिवार से आदमी होता है. तो मैं कभी ये नहीं समझता हूँ कि मैंने किया है. जो भी हुआ है वो परिवार को साथ में लेके हुआ है और सब लोग ने मेहनत करके किया है. पान ग्रुप की बात करूँ तो 1983 से मेरे पिताजी ने राजकोट में जब आए तब से ये पान ग्रुप की जर्नी शुरू हुई है. हम लोग कमोडिटी, कॉटन ट्रेडिंग, फार्मिंग से लेके कॉटन ट्रेडिंग, कॉटन एक्सपोर्ट, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ इन 1992, फिर उसके बाद हम लोग ने रियल एस्टेट में, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टील प्लांट, एडिबल ऑयल, बिकॉज जब कॉटन में से कॉटन सीड निकलता है तो वो कॉटन सीड का हम लोग ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया. इसी तरह से हम लोग डाइवर्सिफाइड काफ़ी सारे बिजनेसेस में है. तो 1992 में हम लोग सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में एंटर हुए. सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बाद हम लोग ने कॉटन जिनिंग और एक्सपोर्ट्स में काम किया. मेरा यहाँ पे काम करने का अपॉर्चुनिटी फैमिली के अंदर 2006-07 से मिला. ओके. मैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी कर रहा था. जब ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने गया तब भी एक बिजनेसमैन के अंदर बिजनेस का जुनून होता है. तो जब मुझे स्टडी करने के लिए वहाँ पे भेजा ऑस्ट्रेलिया, और स्टडी करने के बाद जब मैं वापस रिटर्न आ रहा था, मेरा पूरा परिवार मुझे वहाँ पे लेने के लिए आए थे. तो ऑस्ट्रेलिया में. हाँ जी. तो जब ऑस्ट्रेलिया में वापस आ रहे थे उसके पहले मैंने 2 मीटिंग सेटअप की थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं क्या काम कर सकता हूँ या क्या यहाँ से इंडिया ले जा सकता हूँ. तो डार्विन के अंदर ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी फेमस फॉर कोल. हाँ. तो हमने कोल माइनिंग का काम कैसे किया जाए, लीज पे कोल लैंड कैसे ले सकते हैं, और वो पार्टी के साथ मीटिंग्स की थी. जब हम रिटर्न आ रहे थे तो मेरे फादर ने मुझे पूछा कि मैंने तुझे स्टडी के लिए भेजा था या ये बिजनेस के लिए भेजा था. मैंने बोला पापा, स्टडी तो एक होता ही है,
लेकिन उसके साथ साथ एक बिजनेस का जुनून है कि मैं मेरे परिवार के लिए, फैमिली के लिए यहाँ से क्या नया चीज़ लेके जा सकता हूँ। आप तभी 20 साल के थे, राइट? गिव और टेक 22 years. 22 years. वाह, ओके. हाँ, तो जब से समझने लगे हैं तब से बिज़नेस की बातें सुनी है, बिज़नेस की ही डिस्कशन सुनी है, तो होपफुली ऐसा होता है कि हम भी कुछ बिज़नेस में काम करें और किसी तरह से आगे बढ़े। यहाँ पे आने के बाद 2007 में अगेन मेरे फादर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप ताइवान में जाओ, और कॉटन एक्सपोर्ट्स की वो समय पे इंडिया से बहुत सारी डिमांड थी, और वो एक्सपोर्ट की डिमांड के अंदर यहाँ से हम लोग कॉटन एक्सपोर्ट कैसे कर सके, वो चीज़ के लिए मुझे ताइवान भेजा। और ताइवान के अंदर मैं एक फार ईस्टर्न टेक्सटाइल करके एक मिल है, वहाँ पे गया। फार ईस्टर्न टेक्सटाइल इज़ अ ग्रुप लाइक अ रिलायंस। यहाँ पे जो आदमी के पास में गया था और वो परचेज हेड था कॉटन टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का, और उनकी एज वो समय पे 78 ईयर्स थी। और 78 ईयर्स की एज के परचेज हेड के सामने मुझे बैठ के हमारी कंट्री का कॉटन बेचना था। तो मैं 2 दिन यहाँ पे प्रिपेयर होके गया था। एग्रीकल्चर कमोडिटी का मैंने एक ब्रोशर बनाया था, और हमारा जो कंट्री का कॉटन है उसको एक गोल्ड, जैसे हम प्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो गोल्ड बॉक्स होता है वो गोल्ड बॉक्स के अंदर मैं कॉटन लेके गया था। तो मार्केटिंग, सेलिंग, बिजनेस कैसे करना वो एक खून में होता है। तो वो तरीके से वहाँ पे गया, उनके साथ बातचीत की। छोटा बच्चा समझ के उसने मुझे वापस इग्नोर भी किया, लेकिन मैं एक चीज़ उनको बताना चाहता था कि आप इंडियन कॉटन क्यों लो। वो समय पे वो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, दूसरी कंट्री से काफ़ी सारा कॉटन इंपोर्ट करते थे, और ताइवान में कॉटन नहीं ग्रो होता है, तो उसको बाहर से ही इंपोर्ट करना होता है। मैंने इंडियन कॉटन उसको इसी तरह से प्रेजेंट किया कि ये गोल्ड है हमारी कंट्री का। और वो गोल्ड क्यों है? क्योंकि मैं ये कॉटन फार्मर्स से लेता हूँ, वो फार्मर्स से लेने के बाद उसका सुपरविज़न भी हमारी कंपनी के अंदर होता है, और हम डोर टू डोर डिलीवरी ये चीज़ आपको सप्लाई करेंगे। ये सोच, वो चीज़ समझने के बाद वो समय पे मेरी ये फर्स्ट मीटिंग फेल हुई, लेकिन मैं वहाँ से काफ़ी कुछ सीख के आया हूँ कि जो मेरे तजुर्बे से या मेरी खुद की उम्र से ज़्यादा तजुर्बे की उम्र रखता है, वो आदमी के साथ कैसी तरह से बात की जाए। 5 दिन के बाद वापस आया। 8वें दिन वो कंपनी से हमें फ़ोन आया। कंपनी से फ़ोन आने के बाद उससे ऐसा लगा कि ये आदमी से काम करने से, ये कंपनी से काम करने से हमें फ़ायदा होगा। 500 मेट्रिक टन का पहला ऑर्डर उसने हमारे साथ डील किया। मैं इतना खुशी से उछल पड़ा, और वो 500 मेट्रिक टन के ऑर्डर के साथ साथ एक कैलकुलेशन होता है बिजनेसमैन का कि मेरे फैमिली ने मेरे एजुकेशन के पीछे जितना खर्च किया है, वो एक 500 मेट्रिक टन के बिजनेस में से निकल गया। तो मैं डेट फ्री हो गया। आप समझ रहे? तो ऐसी तरह से जर्नी शुरू हुई। कॉटन एक्सपोर्ट्स की डिमांड बहुत सारी थी। 2010-11 के अंदर हम लोग हर साल चाइना, ताइवान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सब कंट्रीज़ के अंदर काम करते थे। 2011 के अंदर वापस हमें अपॉर्चुनिटी मिली बहुत बड़ा काम करने की। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस किए थे, और वो समय पे हमारे पास पूरे कंट्री का 12% एक्सपोर्ट्स का कोटा था। ओके। और हम लोग ने, गवर्नमेंट ने एक कंडीशन रखी थी कि 1 नवंबर से लेके आप 15 दिसंबर तक में जितना कॉटन एक्सपोर्ट्स कर सकते हो और आपके पास जितनी एलिजिबिलिटी है, अदरवाइज आप नहीं, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है। हमने 1800 करोड़ का काम 44 डेज में किया था। वाह। और उसके पहले एग्जाम्पल देंगे, उसके पहले 1-2 साल कितना काम होता होगा सालाना? तो 500, 600 करोड़, 400 करोड़ ऐसा पूरे काम साल में? पूरे साल में होता था। हाँ। और ये 1800 करोड़ का काम हमने 44 डेज में कंप्लीट किया था। ओके। तो 44 डेज में 1800 करोड़ का काम करने के बाद मुझे मेरी रियल कैपेसिटी मालूम पड़ी कि जो एक साल के अंदर मैं काम जो करता था वो 44 डेज में उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से काफ़ी और कुछ कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से काफ़ी सारे फैमिली बिजनेस के अंदर
मैंने हेल्प की, और इसके साथ साथ ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफ़ी सारा काम किया। इसके साथ साथ मैं यंगेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर का अवार्ड भी राष्ट्रपति जी से लेके आया हूँ आप पर्सनली? पर्सनली। प्रतिभा पाटिल जी ने हमें अवार्ड दिया है, बेस्ट एक्सपोर्टर एक्सेलेंस अवार्ड, और उसके बाद प्रणव मुखर्जी, ये दोनों प्रेसिडेंसी के समय पे हम बेस्ट एक्सपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड भी ले चुके हैं। बट ये जो मैंने कहीं पे पढ़ा कि आपने 1800 करोड़ किया 44 डेज में, उसके बाद पॉलिसी वापस चेंज हुई, Yes. राइट? इन सम सेंस तो वो जो एक्साइटमेंट एक्सूबरेंस था वो शायद थोड़ा नीचे भी करना पड़ा होगा। सो ये साइकिल है जो आप कंट्रोल नहीं करते हो, बट गवर्नमेंट पॉलिसी से कंट्रोल होती है। Yes. तो फ्रॉम द हाइज टू द लोज, ये इसने आपको क्या सिखाया? मुझे इसमें बहुत अच्छा लर्निंग मिला कि जब आप बिजनेस करते हो तब आप जैसी तरह से सोचते हो वैसी तरह से बिजनेस नहीं होता है। जो आपकी साथ परिस्थिति है वो परिस्थिति को टैकल करके, हैंडल करके आपको बिजनेस ग्रोथ करना होता है। अब ये हर 2012, 13, 14 के अंदर भी ये बिजनेस हर साल ग्रो होता था, लेकिन प्राइस वॉलेटिलिटी कमोडिटी के अंदर बहुत बड़ी होती है। तो एक बार प्राइस बहुत नीचे रहा तो वो समय पे भी काम करना है, बहुत ऊपर जाता है अनएक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ सो मेनी वर्ल्ड के रीज़न के हिसाब से। ये बिजनेस हर एक लोग अच्छी तरह से सस्टेन कर सकते हैं ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। मेरे फादर के 40 इयर्स के एक्सपीरियंस से मुझे ये गॉड गिफ्ट मिला था, तो वो गॉड गिफ्ट के हिसाब से इस चीज़ को मैं आगे बढ़ा पाया। बट आई डू नॉट नो अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन whether they will like it this much volatility wala business or not. And you thought about all of this when you were 25 or 26 years old? Yes. Wow. Okay. और वो समय पे एक फैमिली बोर्ड मीटिंग होती है, वो बोर्ड मीटिंग में मैंने एक प्रस्ताव रखा मेरे हिसाब से। आपकी एक फैमिली बोर्ड मीटिंग होती हाँ, है? फैमिली बोर्ड मीटिंग Okay. में कि हमें और क्या चीज़ में डाइवर्सिफाई करना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। तो वो समय पे जब मैंने ये बात रखी तो 2-3 फैमिली मेम्बर्स ने ये भी बोला कि इतना अच्छा कारोबार कर रहे हैं, हर साल इतना अच्छा ग्रोथ है, हम लोग 100% सिस्टमेटिक ड्रिवन कंपनी के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हमें दूसरी चीज़ क्यों सोचनी चाहिए। तब मैंने सोचा, मैंने बोर्ड में बताया कि हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ सोचना चाहिए कि जिसको हम 50-100 साल तक आगे दे सके। और ये प्रस्ताव के लिए मैंने मेरे फादर से बोला कि आई वांट सम रिसर्च फंड, मुझे दूसरी कंट्री में जाके दूसरे बिजनेसेस रिसर्च करने हैं। मेरे फादर की दीर्घ दृष्टि बहुत अच्छी है। जब हम कुछ चीज़ का अप्रोच करते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, और उसने वही बोर्ड मीटिंग में सेंशन कर दिया कि 1 साल के लिए आप मार्केट के अंदर दूसरे बिजनेसेस रिसर्च करने के लिए आप जा सकते हैं और रिसर्च कीजिए। हमने 12 से 14 बिजनेस, फूड इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, टेक्निकल टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, काफ़ी सारे सेक्टर के अंदर रिसर्च किया। बाद में ऐसा सोचा कि बिज़नेस ऐसा होना चाहिए कि जब आप वो प्रोडक्ट बनाते हो और प्रोडक्ट एक बार खोलते हो और यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद वापस उसकी ज़रूरत पड़े, वो कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर था। जैसी तरह से नमकीन खाते हो तो ख़त्म हो जाता है, तो आपको दूसरा जब भूख लगती है तब चाहिए। ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है, बिकॉज हम मास पॉपुलेशन वाली कंट्री के अंदर काम करते हैं, और मास पॉपुलेशन को क्या कैटर कर सकते हैं। वही समय के अंदर मेरे फादर इन लॉ, ही इज़ अ डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन है, उसका भी 35-40 साल का एक्सपीरियंस है। उनसे मिला, वहाँ पे भी डिस्कशन हो रहा था, तो उनकी राय आई, वाई डोंट यू फोकस एंड क्रिएट समथिंग गुड फॉर द इंडिया, हाइजीन मार्केट के अंदर क्यों नहीं सोचते हो। मैंने बोला आप मुझे एक रीज़न दीजिए कि मैं उसमें क्यों सोचूं। तो बोले आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे थे। मैंने बोला हाँ मैं पढ़ रहा था। वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। मैंने बोला 2.7 करोड़ वो समय पे पूरे देश की पॉपुलेशन थी। बोले हम हर साल इंडिया के अंदर इतने बच्चे को जन्म देते हैं या इतना पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया में पैदा होता है। एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अंदर पैदा होता है, तो आप इस बिजनेस के अंदर सोच सकते हो। मैंने भी सोचा कि जहाँ पे कंट्री की पॉपुलेशन है, इतना नया मार्केट मेरे लिए हर साल क्रिएट हो रहा है, तो व्हाई डोंट वी थिंक इनटू दैट। बट देयर वर अदर कंपनीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यस, ये मार्केट तो वर्जिन नहीं था। वर्जिन नहीं था, बट मार्केट मल्टीनेशनल कंपनियों के पास था।
ओके और 98% मार्केट शेयर मल्टीनेशनल कंपनी के पास था और छोटी मोटी कंपनी इंडिया के अंदर थी और उसके पास सब कंपनी मिला के पूरा मार्केट शेयर 2% था। तो पर चिराग जी तो और भी डर लगना चाहिए। एमएनसीज हैव प्रोसेसेस, मेथड्स, कैपिटल, उनके साथ भिड़ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं चाइना गया। ओके चाइना के अंदर 2015 के अंदर मैंने ये बिज़नेस को स्टडी किया। 25 से 30 जगह पे अलग अलग फैक्ट्री के अंदर उसके स्केल को वो कैसी तरह से काम कर रहे हैं वो स्टडी किया। वो स्टडी करने के बाद हमने डिसीजन लिया कि चाइना के अंदर भी 2015 में जो 1998 में इंडिया में 1998 में जो चाइना था वो आज की तारीख में 2015 में इंडिया है। हाइजीन प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो। और वो 2015 में इंडिया के अंदर हम लोग ने सोचा कि ये 2015 में 1998 से 2015 में चाइना के अंदर ये इंडस्ट्रीज़ का जितना ग्रोथ हुआ है वो ग्रोथ यहाँ से अगले 20 साल में हो सकता है। और वो डीप स्टडी करने के बाद मैं वापस आया, यहाँ पे मार्केट स्टडी किया। वो समय पे पेनिट्रेशन लेवल 100 बच्चे में से 15 से 20 बच्चे ही डायपर पहनते थे, बिकॉज़ ये अफोर्डेबल नहीं था, ये लग्जरी प्रोडक्ट था। और कभी कभी मैं जब फॉरेन ट्रिप से वापस आता था तो वो समय पे दुबई और सिंगापुर से जो लोग आते थे वो प्रीमियम डायपर्स के पैकेट अपने साथ लगेज में लेके आते थे, वो भी मैंने एयरपोर्ट पे महसूस किया हुआ है। तो ये लग्जरी प्रोडक्ट को हम हर एक इकोनॉमिक और हर एक देशवासी के लिए कैसी तरह से अफोर्डेबल प्राइस में सबसे अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बना सके, वो नेम के साथ यहाँ पे मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग का प्लान सोचा। और 2016 के अंदर ये हम लोग ने डिसीजन लिया कि हम अगले 1 साल के अंदर इंडिया में प्लांट लेके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और पूरे इंडिया को सर्व करेंगे। ओके मेरे पास इस पे 2-3 फॉलोअप है, लेकिन एक सिंपल सवाल। मुझे आपकी टीम ने बताया कि आपने तभी बोला था कि 2016-17 में कि भाई मैं 10 साल में यहाँ पे पहुँचूंगा और 20 साल में पान हेल्थ केयर और पान हाइजीन को ग्लोबल प्रोडक्ट बना दूंगा। ये तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि ये स्केल पे लेके जाओगे आप बिजनेस को? तो 2016 में, इसके पहले मैं एक आपको छोटी इसकी बात बता देता हूँ। हाँ। कि जब हमने डिसीजन लिया तब मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन का ऑर्डर देने के लिए गया चाइना और जापान में। वहाँ से हमने जब इक्विपमेंट सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे ऑर्डर लेके मशीन डालने के लिए बात किया तो वहाँ से मैंने मेरे फादर को फ़ोन किया कि मार्केट अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, स्टडी कर लिया है और ये वेंडर के साथ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का सेटअप और टाई अप कर रहे हैं, तो हम एक लाइन लेके एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मार्केट अच्छा है, पोटेंशियल है, तो आप एक लाइन का प्लान क्यों कर रहे हो, 5 लाइन लेके आओ ना। तो मुझे घबराहट सी हो रही थी, मेरे लिए नया मार्केट है, नई चीज़ है, तो एक साथ 5 लाइन इंडिया में कोई मल्टीनेशनल के अलावा किसी कोई इंडियन कंपनी के पास इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं है, तो कैसी तरह से करें। बाद में मेरे फादर ने मुझे ये बात बताई कि पूरे 24 घंटे में से कितना घंटा तू काम कर सकता है। मैंने बोला मैं 15-16 घंटा हार्डवर्क करके ये बिज़नेस के पीछे दे सकता हूँ। अब बाद में मेरे फादर ने बोला कि एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन आप डालेंगे तो आप 15-16 में से इतने घंटे कम काम करेंगे या 5 लाइन के लिए भी इतना ही काम करेंगे। आपके पास ताकत है, मार्केट पोटेंशियल है, मार्केट में आप काम कर सकते हो, तो एक साथ हम लोग 5 लाइन डालने का प्लान करते हैं। जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे थे तो मार्केट के अंदर लोग हंस रहे थे कि इनको FMCG का नॉलेज नहीं है, मार्केट का नॉलेज नहीं है, हाइजीन प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, तो कैसी तरह से इतना बड़ा सेटअप ये क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम 30 जन की पहली सेल्स मीटिंग में हम लोग बैठ रहे थे, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात कर रहे थे, तभी हमने ये निश्चय कर लिया था कि आज हम चाहे मार्केट में 5 लाइन की साथ मार्केट में जा रहे हैं, लेकिन 2025 में हर एक दिन की 1 करोड़ से ज़्यादा हाइजीन प्रोडक्ट बनाएंगे और इंडिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी बनेंगे। तो वो जिस दिन हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे थे वही समय पे हमने 2025 देख लिया था। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इसमें थोड़े लेसन्स भी आए होंगे, क्योंकि आपने ये इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी कर दिया, लेकिन आई थिंक डाइपर्स शायद एक दिन के 5 लाख या व्हाटएवर
और रुपीज़ वर्थ ऑफ डाइपर्स भी नहीं बेच पाए थे। तो कभी लगा कि यार ये थोड़ी ज़्यादा गलती हो गई, जोश जोश में एक डिसीजन बहुत बड़ा ले लिया और शायद सक्सेस नहीं गया? और अगर ये लगा भी हो तो बिजनेस बंद करने से डिसीजन वापस कैसे लिया? आपने बहुत सही बात बताई है। अच्छा प्लान डाल दिया, अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च करके, रिसर्च बेस्ड हम लोग ने हॉस्पिटल के अंदर इंडियन बेबी साइज का रिसर्च भी किया था, वो हिसाब से प्रोडक्ट निकाली। लेकिन हम लोग ने कमोडिटी का बिजनेस किया है, बाकी हार्डकोर इंडस्ट्रियल बिजनेस किया है, एफएमसीजी का बिजनेस नहीं था। तो जब हमने सेल्स टीम सेटअप करके मार्केट में बेचने के लिए गए तो पूरे पहले 1 साल में हर एक दिन का 5 लाख रुपए का माल भी नहीं बिकता था। बिकॉज कमोडिटी, अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर बिजनेस करना और एफएमसीजी के अंदर बिजनेस करना वो बहुत अलग होता है। 1 साल के बाद मैंने मेरे मन से बात की कि जो आदमी 45 दिन में 1800 करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर सकता है, बेच सकता है, वो आदमी से ये 5 लाख रुपए का माल नहीं बिक रहा है, तो इसमें 3 चीज़ हो सकती है। आइदर बिजनेस गलत हो सकता है, या आपका डिसीजन गलत हो सकता है, या सही समय नहीं है। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर वापस डीप में रिसर्च करने का मौका मिला। मैं खुद मार्केट के अंदर उतरा। यूपी, दिल्ली, नॉर्दर्न इंडिया के जितने मार्केट है वहाँ पे मैं 3.5 से 4,000 किलोमीटर गाड़ी लेके घुमा। मार्केट के अंदर क्या पोटेंशियल है वो पोटेंशियल देखने के लिए गया। और फिर मैंने स्टडी किया कि हमसे भी बड़ी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी के अलावा इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अंदर डाबर है, मेरिको है, ये सब कंपनी पिछले 50-100 सालों से अच्छी तरह से काम कर रही है। और वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि इंडिया के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स है जहाँ पे प्रोडक्ट बिकती है। और मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था, यूरोप की कंट्रीज़ में जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स है। तो मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ कैसी तरह से काम करना है। और वही सोच लेके वापस आया 3,000 करोड़ 3,000 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद। और फिर वापस लग गए कि सिस्टमेटिक वे से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आज की तारीख में हम 8 से 9 लाख रिटेल आउटलेट्स तक हम लोग पहुंच गए हैं। और इसके अंदर 3 चीज़ है। जब आप जो तरीके से काम करते हो वहाँ पे आपके साथ जुड़ने वाला हर एक आदमी खुश होना चाहिए। दैट मीन्स आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आपके रिटेलर्स है, वो खुश नहीं होते हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट नहीं रखेंगे। दूसरी चीज़, जो कस्टमर्स है उसकी नीड क्या है, उसको कैसी प्रोडक्ट चाहिए, उसको आप कम से कम अफोर्डेबल प्राइस के अंदर सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कैसे दे सकते हो, उसके पीछे आपको काम करना चाहिए। और वो हमने काम किया। हमने टेक्नोलॉजी वो हिसाब से विकसित की, हमने प्रोडक्शन, क्वालिटी, कॉस्ट, ये सब चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन किया और हमने सबसे अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी मार्केट में लोगों को पहुंचाई। ये सब करने के बाद 2021 में नहीं सॉरी, वहाँ पे पहुँचे उसके पहले जस्ट एक पेक्यूलियरिटी जो मैंने देखी कि आपने 2 चीज़ें करी हैं शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपने 2 डिसीजन लिए आपके जर्नी में कि आपने मेट्रो से शायद चालू नहीं किया, आपने रूरल इंडिया से चालू किया। इन सम सेंस वाइट स्पेसेस थे, राइट, बट यू टुक दैट डिसीजन कि आपको वहाँ पे चालू करना है। और आपने मतलब यू आर अमंग्स द लार्जर ब्रांड्स, लेकिन मैंने कई IPL मैच में या इधर उधर आपकी एडवर्टीजमेंट्स नहीं देखी है। सो इन सम सेंस यू आर नॉट अ ब्रांड जो जाके इन योर फेस मार्केटिंग करता है, आप सटल मार्केटिंग उसमें शायद बिलीव करते हैं। ये 2 डिसीजंस के पीछे का राज क्या है? सर, मैं ऐसा समझता हूँ कि जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपकी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होती है और बाद में आप एडवर्टाइजमेंट करो तो एडवर्टाइजमेंट आपके लिए बराबर है। लेकिन एक चीज़ है, जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, आपकी सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट सर, ये तो सभी FMCG कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है बट फिर भी एडवर्टाइजमेंट भी करती है। नहीं, बट आपकी बात सही है सर। तो हमने इसमें ये चीज़ किया कि हमने हर एक 50 किलोमीटर पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट निकाले, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया, डिस्ट्रीब्यूशन अपॉइंट किए। ओके। और
हम लोग ने पूरे इंडिया के अंदर 38 से ज़्यादा जगह पे हमारे खुद के कंपनीज के सेंटर ओपन किए। और हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास से एडवांस पैसा आता है तो हमें उसको 24 घंटे में कैसी तरह से माल डिलीवर कर सकते हैं, ऐसी सप्लाई चेन क्रिएट की। वेदर इट इज़ इन श्रीनगर, केरला, आसाम, गुवाहाटी और गुजरात, सब जगह पे एक बार हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटर के पास से ऑर्डर आता है तो हम 24 घंटे में वो माल डिलीवर करते हैं। ये करने के पीछे का रीज़न हमारा ये था कि जब डिस्ट्रीब्यूटर्स कोई भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करता है। अब वो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट को हम पूरे एक महीने के अंदर कितनी बार कस्टमर्स के पास, रिटेलर्स के पास पहुंचा सकते हैं, वो हमारी ताकत है। इसके साथ साथ पूरे रूरल इंडिया के अंदर हम लोग ने पहले प्रस्थापित होने का सोचा। हमें बॉम्बे में जाके या मेट्रो सिटीज़ में जाके पहले मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ फाइट करना उचित नहीं समझा। ओके फाइन। जहाँ पे नीड है, जहाँ पे लोग को एस्पिरेशन है कि मुझे भी मेरे बच्चे के लिए अच्छे डाइपर्स पहनाने हैं, मुझे अच्छी क्वालिटी देनी है, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। हमने वहाँ पे हमने हमारी हर एक जगह पे लड़ी लटका दी। एक चीज़ मैं मानता हूँ सर, जो दिखता है वो बिकता है जी। क्वालिटी में दम होना चाहिए। तो हमने हर एक विलेज में, हर एक रूरल एरिया के अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बहुत अच्छी तरह से प्रस्थापित कर लिया और वहाँ पे हमने सब लोग को एक्सपीरियंस करवाया माल का। ओके और आप 2021 पे आए, उसके पहले एक और फॉलोअप सवाल है। क्या आपने कभी सोचा था कि यहाँ पे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि चलो पहले गुजरात से चालू करते हैं, बाद में आजू बाजू के स्टेट्स में जाएंगे, बाद में पैन इंडिया जाएंगे, या शुरू से आपने पैन इंडिया स्ट्रैटेजी सोच रखी थी? हमने शुरू से पैन इंडिया की जगह पे वो स्ट्रेटेजी सोची थी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लंबा समय सीज़न कहाँ पे चलता है, वो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कहाँ पे डाइपर्स का। तो वो हमने एक हर एक सीज़न का भी एक रोल होता है। तो विंटर जब आता है तो हमें भी बाय नेचुरल वे से यूरिनल टॉयलेट ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो नॉर्दर्न इंडिया के हमने सिलेक्ट किया कि नॉर्दर्न इंडिया में हम फोकस करेंगे, वहाँ से हम लोग वेस्टर्न इंडिया में आएंगे और बाद में साउथ में जाएंगे। इसी तरह से हमने काम शुरू किया। तो हमने नॉर्दर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया सबसे पहले एक साथ खोलने का उचित समझा। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, 2021 आप बोल रहे थे? हाँ, तो ये 2017 से जर्नी शुरू हुई। उसमें 1-2 साल ऑब्स्टेकल भी आए। उसके बाद हम लोग स्टेबलाइज हुए। हमने काफ़ी सारी लर्निंग्स मार्केट से ली कि कैसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसी तरह से रिटेलर्स होते हैं, कस्टमर्स को कैसी तरह से अप्रोच किया जाए। और 2021 में जब ये जो 5 लाइन का प्लांट था वो 40% कैपेसिटी पे चल रहा था, कोविड आया। मुझे पूरा याद है 29 मार्च हम लोग ने हमारे पूरे पान ग्रुप के अंदर जितने एम्प्लॉई है उनको हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम लॉकडाउन चाहे 1 हफ्ता चले, 1 महीना चले या 1 साल चले, हम किसी की सैलरी कट नहीं करेंगे। तो वो हमारा एक पहले से उसूल रहा है। वो इसीलिए कि जब काम हम करते हैं और घर के अंदर जितने लोग खाना खाने बैठते हैं तो सबके लिए खाना बनता है ना, कि 2 जन के लिए बनता है। ऐसी तरह से पूरे पान ग्रुप के अंदर जितने सदस्य काम कर रहे हैं वो हम सब परिवार के एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो हम एक दूसरे का दुख और दर्द भी समझते हैं। तो ये डिसीजन इसीलिए हमने लिया। इसके बाद 9 अप्रैल को हम लोग वापस फैमिली में बैठे, हमने डिसीजन लिया। बोर्ड मीटिंग जिसको हम गृह सभा बोलते हैं। गृह सभा। हाँ, तो वहाँ पे कि अब ये कठिन समय में क्या किया जाए। तो वापस हम लोग ने डिसीजन लिया। वो बोल्ड डिसीजन था कि हमें 2025 दिख रहा था। 1 करोड़ पीस पूरे दिन के हाइजीन प्रोडक्ट बननी चाहिए और पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्लांट बनाने की जो ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश के ऊपर काम करना उचित समझा। 19 अप्रैल को हमने पूरे पान ग्रुप के अंदर सब जगह पे एक्सपांसन का डिसीजन लिया। लोग सोच रहे थे आदमी कैसे कम करें, लोग सोच रहे थे सैलरी कट कैसे करें, लोग सोच रहे थे कि अब बिजनेस को सर्वाइवल कैसे करें।
हम सोच रहे थे कि ये ऑब्स्टेकल वाले समय के अंदर हम प्रोग्रेस कैसे करें, आपने एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी बना लिया। बना दिया एग्जैक्टली। और एक चीज़ है कि जब आप यहाँ से मुंबई तक सफ़र करते हैं तो बीच में स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, रास्ता ट्रैफिक जाम भी आता है, लेकिन ये पहुँचना तो तय है कि आपको 2025 में इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित करना है। तो वो हमारा एक नज़रअंदाज के हिसाब से हम लोग ने वो समय पे डिसीजन लिया, और सेकेंड फेज़ का हमने कोविड के अंदर लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे थे, हम कोविड के अंदर काम कर रहे थे और हमने एक्सपांसन किया। और एक्सपांसन के साथ साथ हमने एक दूसरा अचीवमेंट किया। हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर हम लोग पावर यूज़ कर रहे थे, वो कोल बेस्ड पावर प्लांट था, लेकिन 97% वो कोल बेस को हम रिन्यूएबल में कैसे कन्वर्ट कर सके, वो भी डिसीजन हमने लॉकडाउन में लिया। वो भी क्योंकि कोल के प्राइसेस भी बहुत ऊपर जा रहे थे, तो हमने हमारा सीमेंट प्लांट भी ग्रीन एनर्जी स्थापित कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपांसन चल रहा है, वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी 97% हम लोग जनरेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन डायपर का रॉ मटेरियल वो भी हम खुद बनाएंगे, वो भी हमने सोच लिया। तो हमने वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी वही समय पे किया। तो ये कठिन समय के अंदर हमने जितना हार्ड वर्क किया, जितना काम किया, वो जैसा कठिन समय ख़त्म हुआ और कोविड के बाद मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी खुली, तो हमारे पास प्लांट रेडी था, गन भरी हुई थी, हमें खाली चलानी ही थी। तो इसी तरह से हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली और हम हमारा जो प्लांट यूटिलाइजेशन है बहुत अच्छी तरह से कर पाए। अमेजिंग। एक करंट सवाल पूछना चाहूँगा चिराग जी कि फ़िलहाल लग रहा है कि थोड़ा कठिन समय है, क्रूड प्राइसेस आर हाई, ग्लोबल कैपिटल इंडिया नहीं आ रहा है, 2-3 साल से लगातार एफआई सेलिंग भी हो रही है, सो देयरफॉर कैपिटल इज़ लीविंग द कंट्री, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। तो ये भी एक शायद 2020 ना हो बट एक कठिन समय है। क्या इस समय में आप फ़िलहाल इसको कैसे इक्वेट करेंगे प्रीवियस चैलेंजेस के साथ, और फिलहाल आप क्या डिसीजंस ले रहे हैं फॉर द फ्यूचर? तो ये सेकेंड फेज़ का काम शुरू किया। सेकेंड फेज़ का काम शुरू करने के बाद 2025 में हमने इनॉग्रेल सेशन किया और इंडिया के सामने ये प्लांट ओपन किया। अब हम इंडिया के अंदर चाहे बेबी डाइपर्स हो, एडल्ट डाइपर्स हो, एडल्ट पुलअप्स हो, अंडरपेड हो, सैनिटरी नैपकिन हो या विमेन हाइजीन की जितनी हाइजीन प्रोडक्ट्स है, वो सब अंडर वन रूफ इंडिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी बन गई। और 2025 में जब इनॉग्रेशन किया, वही समय पे हमने सोच लिया था कि अब हमें मेक इन इंडिया, मेड फॉर द इंडिया तो हमने बना लिया, अब मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड में सोचना चाहिए। और 2035 हम देख रहे हैं कि इंडिया के लिए बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड के लिए भी बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड में भी सप्लाई करेंगे। सो क्या आप अपनी ब्रांड को ग्लोबल लेके जाएंगे, या आप जैसे कई इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे ईएमएस इंडस्ट्री है कि वेरियस कंपनीज विच आर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर ग्लोबल ब्रांड्स, आप वो सोच रहे हैं कि कैसे सोच रहे हैं? मैं आपको उसका एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल बता दूं। प्लीज़। हम आज की तारीख में 13 कंट्री के अंदर हमारी खुद की ब्रांड से भी काम कर रहे हैं। ओके। रशिया के अंदर 35,000 से ज़्यादा फार्मेसी स्टोर के अंदर हम एडल्ट डाइपर, हमारी जो लिबर्टी ब्रांड है, वो लिबर्टी ब्रांड से प्रस्थापित है। इसके साथ साथ हम ग्रोथ और एक्सपांसन देख रहे हैं। यूएस के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, तो हम यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर थोड़े प्लांट एक्विजिशन का भी प्लान सोच रहे हैं, और बड़ी कंपनियों के साथ वाइट लेबल का काम करना भी उचित समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से एक कल्चर आता है, वहाँ से एक डेवलपमेंट सीखने मिलता है, तो बिजनेस होता है। तो दोनों तरीके से बिजनेस आप करोगे तो आपका जो स्केल, जो चाइना के +1 जो वर्ल्ड सोच रहा है, वो स्केल हम इंडिया के अंदर बना पाएंगे। और आज की तारीख में एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग हाइजीन इंडस्ट्रीज़ के अंदर 35-40 सालों से काम कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड दूसरे प्लांट विजिट किए हैं, वो जब यहाँ पे हमारे प्लांट पे आए थे, तो प्लांट पे आने के बाद उसने पूरी प्लांट को हमने विज़िट करवाई। विज़िट करवाने के बाद मैंने उससे पूछा कि आप तो पूरे दुनिया में जा रहे हैं, पूरी सब जगह पे
कंट्री के अंदर, कल्चर के अंदर अलग अलग फैसिलिटी आपने विजिट की हुई है, तो हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि हम ग्लोबल प्लांट बन सके। तो उसका सामने से मुझे क्वेश्चन आया कि आर वी सिटिंग इन इंडिया। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि हमने द वे वी हैव क्रिएटेड द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उसकी सोच नहीं थी। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इंडिया के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हाइजीन के अंदर पॉसिबल होगा। आपको कुछ एक एशिया क्लीनेस्ट फैसिलिटी का कोई अवार्ड भी मिला है, इफ मैंने कहीं पढ़ा शायद? हमें ईटी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस अवार्ड, इंडियाज़ बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस फैसिलिटी, वो जूरी बेस्ड अवार्ड है। तो उसमें हर्ष मरीवाला जी और काफ़ी जूरी मेंबर्स है, उसने हमें रिसेंटली वो अवार्ड दिया है। ओके, वाओ, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एंड इवन वी आर यूएस एफडीए कंप्लायंट। कंप्लाइड फैसिलिटी, और हम लोग अभी यूएस में भी काम कर रहे हैं। तो देयरफॉर आप दोनों एंगल सोच रहे हो कि यू विल टेक द ब्रांड पान टू द वर्ल्ड, बट यू विल ऑल्सो बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉर अ लॉट ऑफ ग्लोबल ब्रांड। यस, दोनों चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। हमारा मेन फोकस इंडिया के अंदर तीनों सेक्टर में, बेबी, एडल्ट एंड वीमेन हाइजीन, ये तीनों सेक्टर के अंदर ब्रांड के अंदर काम करने का है। और ब्रांड के अंदर हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से आज की तारीख में काम भी कर रहे हैं। नाइस। ऑनलाइन के अंदर हम लोग पूरे साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स को रिपीटेडली ऑर्डर परचेस करवा रहे हैं। इवन इसके साथ साथ 8 से 9 लाख रिटेल आउटलेट्स में हम लोग आज की तारीख में पूरे इंडिया के अंदर अवेलेबल है। सुपर। क्या आपको लगता है चिराग के जो आपने एक बीच में 12 महीने का ब्रेक लिया था इन ऑर्डर टू डू द रिसर्च, बाद में और यू टुक वन मोर ब्रेक और वन मोर डिसीजन टू डू सम रिसर्च इन 2018 और 19 एज वेल, आपने 2 बार ये मुझे कहा, और ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस आपने स्टडी करी। Yes. क्या वो कल्चर आप में आया? क्या वो विजन और स्केल की जो परिभाषा होती है वो आप में इस वजह से आई, और हैव यू बीन एबल टू रेप्लिकेट दैट देयरफॉर इन योर ओन वेंचर्स हियर? क्या उसका कोई इम्पैक्ट रहा है आप पे? 100%। एक गुजराती में कहावत है, हाँ, जो आप देखते हो वो महसूस करते हो। ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એને? ગુજરાતીમાં એને કે જે તમે જોવો છો એ તમે મહેસૂસ કરો છો, એવી રીતે? જે ફરે એ વધારે ચરે। ઓકે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ। એટલે जितना आप घूमते हो इतना आप ज़्यादा ज्ञान ले पाते हो। फरे ए चरे एवी रीते कहेवाय। यस, तो ए जब आप बाहर जाते हो, दूसरे लोगों को मिलते हो, दूसरे कंट्री की सिचुएशन देखते हो, तो वहाँ से आपको महसूस होता है कि आप ये सेक्टर के अंदर क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते हो, या क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो मैं हमेशा काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों को मिलता हूँ, सब लोग से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और हमेशा कोई भी स्तर पे आप चले जाओ, लेकिन आपके लिए सीखना और सीखने के लिए आपका दिमाग ओपन रखना चाहिए। वो मैं हमेशा, कभी कभी छोटे से छोटे लोगों से भी आप कुछ ना कुछ सीख जाते हो। जैसी तरह से मैंने आपसे बात की कि मैं 3000 किलोमीटर की यात्रा की और वहाँ पे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिला, बट वहाँ से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला। हाँ, ये इनफैक्ट मैं आपको लीडरशिप स्टाइल पे थोड़ा 1-2 सवाल पूछना चाहूँगा कि, और इससे चालू करते हैं क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं, टीम के साथ खाते पीते हैं, टारगेट्स की जगह पे लाइफ के बारे में बात करते हैं, या ये स्ट्रेटेजिक थॉट थ्रू प्रोसेस है या ये नेचुरली होता है और आपने देखा है कि इफेक्टिव है? सर, काम कोई भी काम आप जब करवाते हो या करते हो तब प्रेशर से नहीं होता है, फोर्सफुली नहीं होता है जी। जब आपको दिल से अंदर से लगता है कि ये मेरा काम है, ये मेरी कंपनी है और ये मेरी जवाबदारी है, वैसी तरह से जब सोचते हो तब काम होता है। तो मैं हमेशा कोई भी टारगेट या टास्क के लिए किसी को प्रेशराइज नहीं करता हूँ, किसी को प्रेशर नहीं करता हूँ, लेकिन सबको ये लगना चाहिए कि दिस इज़ माय ओनरशिप, ये मेरी कंपनी है, ये सोच होनी चाहिए, तब ये काम होता है। बट ये तो डिफिकल्ट है चिराग, मतलब अगर लोग टारगेट्स बीट नहीं करते हैं तो क्या होता है फिर? सर, बट आप विलिंगनेस क्रिएट करो। हाँ। ये मेरा काम है, ये मेरी जवाबदारी है, इसके लिए कल्चर बिल्ड करो। वो कल्चर बिल्ड करना इम्पोर्टेंट है। आप जब सोटी लेके सिखाते हो तो वो आप कितना सीखते हो, वो डर होता है, लेकिन
आप जब मेहनत करते हो और वो विलिंगनेस होती है कि ये मुझे करना है, तो आप वो अच्छी तरह से कर पाते हो। तो इसी तरह से हम हमेशा टीम में एक स्पिरिचुअल कल्चर रखते हैं और स्पिरिचुअलिटी के साथ कुछ भी चीज़ करते हैं। आज 1100 से ज़्यादा लोग पूरे इंडिया में हमारे सेल्स टीम में हैं, लेकिन जब हम सेल्स टीम के साथ मिलते हैं, हम हर साल एजीएम करते हैं, तो वहाँ पे टारगेट की बात कम करते हैं, लेकिन अगले साल में हमने क्या मिस्टेक्स की है उससे हम लर्निंग लेते हैं और अगले साल में हमें क्या करना है वो हर एक लोग टीम मेंबर्स के विज़न में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और वो हिसाब से हम हर साल नया टारगेट सेट करते हैं और वो टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी टीम अपनी विलिंगनेस से कोशिश करती है। लोग अपनी सेल्स एजीएम फॉरेन में दुबई या थाईलैंड या ऐसी ऐसी जगह पे करते हैं, लेकिन हम चार धाम करते हैं, हम ज्योतिर्लिंग करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में हमारे सेल्स टीम के 7 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं। हर साल 31 मार्च हम ईयर एंड क्लोजिंग करते हैं। 1 और 2 अप्रैल को हम नए ज्योतिर्लिंग के ऊपर जाते हैं। अभी जस्ट हम लोग इस साल रामेश्वरम में सब लोग गए थे, वहाँ पे दर्शन किए और इसी तरह से हमारे 7 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए और अगले साल हम महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर हमारी पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। तो एक स्पिरिचुअल से जो बॉन्डिंग होता है वो हर एक लोगों के लिए कमिटमेंट बन जाता है। जब आप खिलाते हो, जब पिलाते हो और फिर ऑर्डर टारगेट सेट करते हो तो वो आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है। लेकिन एक स्पिरिचुअल वातावरण के अंदर सब लोग अपनी खुद की डिलीवरेबल्स और खुद की ड्यूटी खुद सोचते हैं और वो हिसाब से लोग डिलीवर भी करते हैं और वो हमने महसूस किया है। मैं आपको 3 साल पहले की एक बात बताता हूँ जी। वाराणसी में हम सुबह मंदिर में 6:30 बजे पूरी टीम के साथ दर्शन करने के लिए गए। तब हमारा साउथ इंडिया में तमिलनाडु से हमारे सेल्स टीम के कई मेंबर्स वहाँ पे दर्शन करने के बाद मेरे पास आए और 2 जन ने मेरे पैर छुए डिस्पाइट ऑफ मेरे से उम्र बड़ी थी। ऑफ कोर्स, हाँ, समझ और गया। एक मुझे गले लगा। मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने बोला कि सर मैं पान हेल्थ कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैं यहाँ पे वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन कर पाया। मैं मेरे इच्छा करता तो भी मेरा दर्शन नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियली भी हमें सब प्लानिंग करना पड़ता है। लेकिन ये पहली कंपनी है जिसके अंदर मैं भगवान का दर्शन भी कर रहा हूँ, फैमिली जैसा प्यार भी मिल रहा है और मैं मेरा काम की ड्यूटी भी निभा रहा हूँ। तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट है। अब ये इमोशनल अटैचमेंट से ही हम कंपनी चलाते हैं। वेरी नाइस। और क्या सो देयरफॉर हर एक कंपनी का अपना अपना एक कल्चर होता है। नेटफ्लिक्स मतलब कई किसी को बोलते नहीं है, एटलीस्ट मैंने पढ़ा है वो, कि आप खर्चा करने से पहले अप्रूवल लेना है। सो उनका एक कल्चर है एंड इट वर्क्स ब्यूटीफुली फॉर देम। सबके लिए शायद वर्क ना करें। आपके केस में क्या आपको लगता है ये आपने एक कल्चर बनाया है और इसी वजह से जो जुड़े हैं वो जुड़े रहते हैं और जो नए आते हैं उनको लगता है यार ये कल्चर में मुझे अगर जाना है तो दिस इज़ द परफेक्ट कंपनी फॉर मी, तो मैं जाऊंगा और फिर लंबे समय तक रहूंगा। वुड दैट बी व्हाट वर्क्स फॉर यू? डेफिनेटली। ये एक इसका एक दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हमारे सेल्स का ये नेटवर्क होता है। सेल्स के अंदर काफ़ी लोग आते हैं जाते हैं। हमारा एक एम्प्लॉई महाराष्ट्र स्टेट का है। वो महाराष्ट्र स्टेट का एम्प्लॉई को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी दूसरी कंपनी में। हमारे सेल्स टीम के हेड जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके पास गया और उसने बोला कि सर मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने उसे बताया कि मैं इतना ज़्यादा सैलरी हाइक और इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, आपको आपका डिसीज़न खुद लेना चाहिए, लेकिन डिसीज़न लेने के पहले आप आपके परिवार से एक बार पूछ लीजिए। उसने भी उचित समझा। वो परिवार के पास गया, उनकी वाइफ को पूछा, उनके पेरेंट्स को पूछा। उनके घर से ये जवाब आया कि हमें इससे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो भी ये कंपनी को छोड़ के नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? जो आपको 108 कुंडी यज्ञ हवन में बिठाते हैं, ओनरशिप देते हैं, आपको हर साल ज्योतिर्लिंग कराते हैं, इतना अच्छा कल्चर जो कंपनी का है, जो कंपनी की ये सोच है, वो कंपनी छोड़ के आप पैसे के पीछे भागोगे तो वो उचित नहीं है।
और वो आज की तारीख में उसके नीचे 150 से ज़्यादा टीम मेंबर को लेके पूरे महाराष्ट्र को हेड कर रहा है। तो यही स्पिरिचुअलिटी प्लस कॉरपोरेट का संयोजन ही आदमी बनाता है और आदमी ही बिजनेस को बनाता है। ये कल्चर कॉपी करना पॉसिबल है या ये समहाउ इनहेरेंटली आप में और आप में फादर में और आपके फैमिली में है और इसलिए कंपनी में आ रहा है? कैन अदर्स कॉपी दिस कल्चर और विल दे फेल? मैं यही चाहता हूँ कि ये दूसरे भी कॉपी करें। ये दूसरे भी कॉपी करें। ये कॉपी करना क्यों अच्छा है? क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी के साथ लोगों को जोड़ते हैं, अच्छे संस्कार की बात करते हैं। मैं आपको 2025-31 मार्च की बात बताऊँ, उसी समय पे हमने एक स्पिरिचुअलिटी प्लस कॉर्पोरेट कॉन्क्लेव रखा था, जिस दिन 108 कुंडी यज्ञ हवन था। वो समय पे हमने बोला कि हम लोग इस बार ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जा रहे हैं और वहाँ पे हमारी सेल्स एजीएम करेंगे। और यही एक कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे आए थे, उसने भी ये बात समझी। उनकी मीटिंग राजकोट के अंदर एक होटल के अंदर थी, लेकिन वो उसने मीटिंग वहाँ से कैंसिल करके सोमनाथ में ट्रांसफ़र कर दी। तो आज वो मीटिंग वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद 200 से 250 लोगों को वो दर्शन करने मिला। तो ये कॉपी करना उचित है। हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ना है, भगवान को साथ में लेके काम करना है, वो सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरे लोग भी इस चीज़ से कुछ सीख ले तो हमें भी वो अच्छा लगेगा। वेरी नाइस। ओके, लास्ट एक दो सवाल। एक तो आप जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आप जब वैल्यू क्रिएशन की बात सोचते हैं तो यू डोंट थिंक इन नंबर ऑफ क्वार्टर्स और ईयर्स, यू थिंक इन द नंबर ऑफ डेज, राइट? कि आप दिनों में सोचते हैं। तो नेक्स्ट 500 दिन या नेक्स्ट 1000 दिन का आपका टारगेट क्या है? सर, आज 3198 दिन हुए जब मैंने पहला डायपर प्रोडक्शन शुरू किया था। अच्छा, ओके। तो मैं हर एक दिन की गिनती करता हूँ कि आज मैं कितने दिन पुराना हुआ, आज मैंने कहाँ से जर्नी शुरू की थी और आज मैं कौन सी जर्नी पे यहाँ पे हूँ। तो हम आज की तारीख में अगले 500 दिन या 1000 दिन की गिनती नहीं कर रहे हैं। हम 2035 हमें दिख रहा है कि हम मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड बना रहे हैं। अब वो हम आज की तारीख में हमारे नज़रों में देखेंगे तो वो चीज़ डेफिनेटली साकार होगी, ऐसा हमें लग रहा है। तो 3200 दिन के अंदर आपको लग रहा है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड साकार होगी। साइज क्या हो सकती है आपकी, आपको क्या लगता है फ्रॉम वेयर यू आर राइट नाउ? बिकॉज आई थिंक आपके पास काफ़ी क्या 20 स्पिनिंग लाइन है, 20 लाइन है, मैन्युफैक्चरिंग 21 लाइन है। हाँ, तो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू हम टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल कितना है आपके? आज की तारीख में हम 1500 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुँचे हैं। तो अगले 8 साल के अंदर हम 10,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा पान हेल्थ के फैमिली मेंबर्स पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में काम करेंगे और वो चीज़ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वेरी नाइस। लिस्टिंग का सोचा है वैसे? एक IPO आ जाए तो शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा हो जाएगा आपकी ग्रोथ का। सर, आज आपने उसके पहले बोला कि वैल्यू, तो हमारी वैल्यू क्या है? हाँ जी। हम पैसे से हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। इतने ज़्यादा लोग हमारी अफोर्डेबल प्राइस में सबसे बेहतरीन क्वालिटी लोगों को पहनाते हैं, लोगों के लिए यूज़ में आता है, वो हमारी वैल्यू है। अब वो हमारी वैल्यू इसीलिए है कि हर साल हमारा ग्रोथ हो रहा है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ लोगों का प्यार। ऑफ कोर्स लोगों ने हमारी ब्रांड पे ऊपर भरोसा किया है, वही हमारी वैल्यू है। और वही वैल्यू को हम हमेशा तोलते हैं और मोल करते हैं। अदरवाइज पैसे से वैल्यू नहीं होती है। पैसे से वैल्यू फाइनेंशियल मार्केट में होती है, वो एक बाय प्रोडक्ट है। आप अपनी नीतिमत्ता से, आप अपने सही तरीके से और सही चीज़ से काम करते हो और क्वालिटी देने की ख्वाहिश रखते हो तो वैल्यू खुद में खुद क्रिएट होती है। वाह। जब आप आने वाले 3-4 साल के अंदर हाँ जी, अब मार्केट ने साथ दिया और अच्छा लगा तो हम पब्लिक मार्केट में भी आएंगे। बट पब्लिक मार्केट में कब आना चाहिए वैसा हम सोचते हैं, जब आप अपने लिए तो कमाते हो, लेकिन जो आपके अंदर शेयर होल्डर बनते हैं या आप में विश्वास करके जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए आप आपसे ज़्यादा कमा सको, ऐसा भरोसा दे सकते हो, तब आपको मार्केट में आना चाहिए। ओके। चिराग, जब आपने मुझे पहले बताया कि आपने 20 की उम्र में ये सोचा था, 30 की उम्र में ये सोचा था, मुझे लगा यार
मे बी ये थोड़ा एग्जैजरेशन है, बट आई कैन सी कि वो एग्जैजरेशन नहीं है. आप शायद तभी भी वो सोच रहे थे एट 40 यू आर टॉकिंग लाइक समबडी who's done business for a number of years. मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, बिकॉज इंडिया में भी देर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स राइट, हु आर थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस. तो जब आप अभी सपोज कि आप एक नया बिजनेस कंसीव करते, सपोज अभी 2026 में, तो हाउ वुड यू थिंक ऑफ कंसीविंग अ बिजनेस? क्या वो बिजनेस को मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड करोगे? क्या आप सर्विसेज में सोचना चाहोगे? क्या आप वाइट स्पेसेस ढूंढोगे? क्या आप MNCs को टारगेट करता हुआ बिजनेस करोगे? आप कैसे करोगे? इफ़ यू आर गिवन अ ब्लैंक स्लेट, कि आपको एक पूरी क्लीन स्लेट दी गई है और आप सोचो कि आप अगर नया बिजनेस कर रहे हो तो आप कैसे करोगे और क्या सोचोगे? मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे 140 करोड़ की जनता है. ये इससे बड़ा वर्ल्ड के अंदर कोई कंजम्पशन मार्केट नहीं है. तो आपको एक यहाँ पे जो कंजम्पशन हो रहा है वो चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, या सबसे अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे बना के पूरे वर्ल्ड को क्या दे सकते हो उसके पीछे सोचना चाहिए. ऐसा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आपको काम करना चाहिए. इसके साथ साथ मैं आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, और वैसे मैं भी यंग ही हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन तो भी मेरा एक विचार सबके सामने रखना चाहता हूँ कि जो आज की तारीख में लोग वैल्यूएशन के पीछे या वैल्यू क्रिएट करने के पीछे लॉसेस करके बिजनेस, अनसस्टेनेबल बिजनेस बनाते हैं, उसके पीछे ना जाते हुए आप एक स्ट्रॉन्ग, एक सस्टेनेबल बिजनेस और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाओगे तो मार्केट आपको खुद में खुद वैल्यू देगी और उसकी वैल्यू इससे भी ज़्यादा बड़ी होगी. तो वैसी तरह से यंग एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए. ग्रेट. चिराग, लवली टॉकिंग टू यू. बहुत ही मज़ा आया आपकी फैसिलिटी देख के, आपके 20 ईयर्स के बिजनेस एक्सपीरियंस को देखते हुए, क्योंकि मैं समझूंगा आप जब आप ऑस्ट्रेलिया में थे तभी आप बिजनेसमैन बन चुके थे इन सम सेंस, राइट? सो ये आपकी जो जर्नी है काफ़ी फैसिनेटिंग एंड आई एम श्योर इट्स इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एट लॉट ऑफ लेवल. सो आई विश ऑल द बेस्ट टू द पान ग्रुप and may we hear a lot more about you and your journey in the years to come. Thank you so much. Thank you so much for having us here. Thank you, and thank you for being a part of the Exceptionals. This has truly been an exceptional experience. Thank you. Thank you.